नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन राजनीति विज्ञान के नए टॉपिक नागरिकता के ऊपर बात करेंगे। नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में बात करेंगे और इसको डेस्क्रिप्टिव रूप में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि नागरिकता नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता मतलब हमारे देश का नागरिक कौन होगा, हमारे देश का नागरिक किसे माना जाएगा, इन सभी के बारे में बताएंगे वो पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि भाई नागरिकता किस तरीके से ग्रहण की जाती है और नागरिकता का अंत किस तरीके से होता है। इन तमाम बातों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग देखें कि नागरिकता जो है, इसका जो प्रावधान है, नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बात आती है कि हमारे देश की नागरिकता किस प्रकार की है। तो हमारे देश की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। हमारे देश की नागरिकता एकल नागरिकता है। देश की नागरिकता एकल नागरिकता है। देश की नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है। एकल नागरिकता का मतलब हमारे पूरे देश में एक ही मतलब आईडी से अपन पूरे देश में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अपन को दो दो आईडियों की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से एक आधार कार्ड होता है तो वही आधार कार्ड राजस्थान में मान्य होगा और वही आधार कार्ड अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, गुजरात, इन सभी में मान्य होगा। जबकि जिन देशों में दोहरी नागरिकता होती है उनमें देश का अलग से वो होता है, अलग से आईडी होती है और राज्य की अलग से आईडी होती है। हमारे यहाँ पर ओनली फॉर देश की एक आईडी बनती है और वो है ना जो पूरे भूभाग में है ना जो मान्य होती है। तो जहाँ पर एक ही आईडी पूरे देश में मान्य हो तो उसे कहा जाता है एकल नागरिकता वाला देश। और जहाँ पे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अपनी दूसरी आईडी बनवानी पड़े तो वो देश है दोहरी नागरिकता वाले देश। तो अपने यहाँ पर है ना जो देश की जो नागरिकता है एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर अपन लोग देखेंगे कि नागरिकता को कैसे ग्रहण किया जाता है। नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके, 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 नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके कि किस किस तरीके से भारत देश की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। इन तमाम बातों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। कितने तरीके हैं उन सभी के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो नागरिकता को ग्रहण करने के तरीकों की अपन लोग सबसे पहले बात करें तो उसके 5 तरीके होते हैं। एक तो जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और पांचवा है भूमि अर्जन से। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है जन्म से। जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। दूसरा है वंश परंपरा, वंश परंपरा बाय डिसेंट। वंश परंपरा से किस तरीके से नागरिकता ग्रहण की जाएगी। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, पंजीकरण के तहत, पंजीकरण के तहत। और चौथा जो है वो है देशीकरण के तहत, देशीकरण के तहत। और पांचवा जो है वो है भूमि अर्जन के तहत, भूमि अर्जन के तहत। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि नागरिकता जो है वो, नागरिकता का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया। तो नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश की नागरिकता कैसी है। तो हमारे देश की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है और हमारे देश में जो एक आईडी से पूरे भारतवर्ष में पूरे संपूर्ण भूभाग में विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो जहाँ पर एकल नागरिकता होगी वहाँ की एक ही आईडी होगी जो पूरे देश में मान्य होगी। और जिसमें दोहरी नागरिकता होगी वहाँ पर देश की अलग आईडी होगी और राज्यों की अलग आईडी होगी। तो नागरिकता को ग्रहण करने के तरीकों की अपन लोग बात करें तो नागरिकता को ग्रहण करने के भारत में 5 तरीके हैं। सबसे पहले जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और पांचवा है भूमि अर्जन से। तो अपन लोग इन सभी के बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने नागरिकता के बारे में देखा। नागरिकता का प्रावधान जो है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से अपन ने नागरिकता को किस तरीके से ग्रहण करना है, किस तरीके से समाप्त करना है, इन तरीकों को सीखा है।
फिर नागरिकता और देश की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है, तो हमारे देश की जो नागरिकता है ये एकल नागरिकता है। और नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके, एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो देश है ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारा जो देश है ये विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारा जो देश है ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का मतलब देश का विनाश कभी भी नहीं होगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और वर्तमान में उसे राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो राज्य का तो विनाश हो गया लेकिन देश का विनाश नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ कि वो जो भूमि है जम्मू कश्मीर की वो भूमि है जो कहीं दूसरे देश में जाकर के मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश की जो भूमि पहले थी वो भूमि अभी भी उतनी ही है लेकिन राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो हमारे देश में क्या है, राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश कभी भी नहीं होगा। और जहां पर दोहरी नागरिकता होती है वहां पर अविनाशी राज्यों का, जहां पर दोहरी नागरिकता होगी वहां पर ये नियम काम करता है। दोहरी जहां पर नागरिकता होगी वहां पर होगा अविनाशी राज्यों का अविनाशी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा वो देश, विनाशी संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर है ना जो राज्य को इतनी आजादी दी गई है कि वहां पर राज्य का कभी भी विनाश नहीं होगा और संघ का विनाश हो सकता है। उन राज्यों को इतनी छूट दी गई है कि वो राज्य चाहे तो अपने उस देश से अलग होकर के नया स्वतंत्र राष्ट्र बना सकती है। तो वहां पर राज्यों का कभी भी विनाश नहीं होगा। राज्यों के दर्जे को कोई समाप्त करेगा तो वो दर्जा समाप्त नहीं होगा बल्कि वो टुकड़ा ही है ना, वो राज्य है ना उस देश से अलग होकर के और नया राष्ट्र बना देगा। तो वहां पर कभी भी राज्यों का विनाश नहीं होगा बल्कि संघ का विनाश हो सकता है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, यहाँ पर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन कभी भी देश का विनाश नहीं होगा। तो ऐसी नागरिकता हमारे देश में है। फिर अपन ने देखा कि नागरिकता को ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। एक तो जन्म से संबंधित, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और पांचवा है भूमि अर्जन से। अपन एक एक तरीके के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे जन्म से संबंधित नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है। जन्म से संबंधित नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है। तो सबसे पहला जो तरीका देखेंगे वो देखेंगे जन्म से संबंधित। जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। तो जन्म से की बात करें तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा 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 भारत का नागरिक माना जाएगा। 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 जो शुरुआत में जब नागरिकता का जो प्रावधान जो जोड़ा गया था तब जाके जन्म से संबंधित जन्म से किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाएगी, तो उसमें ये बात जोड़ी गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा। मतलब भारतीय भूमि पर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो भारतीय नागरिक होगा। लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया घूमने के लिए और उस विदेशी महिला ने भारतीय भूमि पर जन्म दे दिया तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब भारतीय भूमि पर जो भी बच्चा जन्म ले रहा है वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर इस बात में ना जो संशोधन की आवश्यकता पड़ी और एक भारत में एक संशोधन किया गया, नागरिकता संविधान संशोधन। नागरिकता संविधान संशोधन। नागरिकता संविधान संशोधन
नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। तो शुरुआत में क्या था कि भाई भारत देश में जन्म लेने वाला, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होगा। लेकिन फिर बाद में ये समस्या खड़ी हो गई कि भाई कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आ रहा है और वो भी यदि भारत में आकर के जन्म दे रहा है, कोई विदेशी महिला भारत में आकर के किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक है माना जाएगा। तो इस तरीके से तो मतलब बहुत सारे विदेशी आएंगे, इस तरीके से जन्म देते रहे तो मतलब विदेशियों की संख्या भारतीयों से ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता पड़ी और एक संशोधन किया गया और एक संशोधन हुआ 1986 में, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। और इसके तहत क्या किया गया कि माता पिता में से उस बच्चे की ऐसे लिखो उसको, भारत में जन्म लेने वाले बच्चे की, भारत में जन्म लेने वाले, भारत में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986 क्या कह रहा है? पहले शुरुआत में क्या बात जोड़ी गई कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये खड़ी हो गई कि कोई भी विदेशी महिला भारत में आ रही है, हम यहाँ पे आकर के मतलब किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। और इस तरीके से यदि भारतीय बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा, तो यहाँ पर विदेशियों की नागरिकता की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ी और संशोधन में क्या कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कि भाई भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कि ऐसा नहीं हो कि मतलब दोनों ही दंपति माता पिता दोनों ही है ना जो भारतीय नागरिक नहीं है और वो भारतीय भूमि पर आकर के जन्म दे रहे हैं, तो फिर उस बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। इस संशोधन के तहत इस संशोधन में एक बात जोड़ी गई कि भाई भारत में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, या तो माता हो या फिर पिता हो, दोनों में से एक यदि भारतीय नागरिक है तो हम उस बच्चे को भारतीय नागरिक मान लेंगे। तो ये बातें थी जन्म से संबंधित। दूसरी बातें थी वंश परंपरा। दूसरा जो तरीका है वो है वंश परंपरा। वंश परंपरा के तहत कैसे नागरिकता ग्रहण की जाती है? वंश परंपरा। और वंश परंपरा की बात करें तो वंश परंपरा में शुरुआत में एक बात जोड़ी गई कि 26 जनवरी, इसमें विदेशों से संबंधित बात आएगी। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा, विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा, विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा, विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से, यदि उसके माता पिता में से, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो, 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 ये वंश परंपरा के तहत, वंश परंपरा के तहत भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान जोड़ा गया। से संबंधित
संबंधित अपन लोग देख रहे थे। वंश परंपरा 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो यदि कोई भारतीय पुरुष विदेशों में जाकर के किसी महिला से शादी कर लेता है तो फिर उस बच्चे को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, क्योंकि उसका बाप है ना जो भारतीय नागरिक है। या फिर कोई भारतीय महिला विदेशों में जाकर के किसी विदेशी लड़के से शादी कर लेती है तो उस लड़की से उत्पन्न होने वाली संतान को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना। तो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो लेकिन फिर बाद में इसमें भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। यार इस तरीके से विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे को अपन भारतीय नागरिक मानेंगे तो फिर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें संशोधन होना पड़ेगा कि जैसे कोई भारतीय पुरुष है और विदेशों में जाकर के किसी दूसरी लड़की से शादी करता है, वहीं पे जाकर के बस जाता है, तो फिर अपन उसे भी भारतीय नागरिक मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी और इसमें संशोधन हुआ नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और इसमें संशोधन के तहत एक बात जोड़ी गई कि भाई हम उसी विदेशी बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे जिसमें माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब पिता को भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। यदि माता भारतीय नागरिक है, यदि कोई कोई लड़की भारतीय लड़की विदेशों में जाकर के किसी से शादी कर रही है, वहां पे संतान उत्पन्न कर रही है, तो हम उस बच्चे को जो भारतीय नागरिक मानेंगे क्योंकि उसके मामा है जो कहीं ना कहीं भारत में होंगे और वो मामाओं के भारत में यहाँ पे आएगा। तो इस संविधान संशोधन के तहत एक बात जोड़ी गई कि भाई विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब यहाँ पे बाप को जरूरी नहीं किया गया, पिता को जरूरी नहीं किया गया, यहाँ पे माता को जरूरी कर दिया गया। तो इसमें एक संशोधन होता है नागरिकता संविधान नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसके तहत क्या जोड़ा गया, विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 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 इसके नीचे लिखने तो फिर पहले विद्यार्थियों ये संविधान संशोधन अपन ने देखा, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और इसके तहत क्या बात जोड़ी गई कि विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यदि माता भारतीय नागरिक है और विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है तो उस बच्चे को अपन भारतीय नागरिक मान लेंगे। लेकिन फिर इसमें भी संशोधन की आवश्यकता हुई कि यार वो जो महिला है, जो लड़की थी, जो भारतीय मूल की थी, वो विदेशों में जाकर किसी विदेशी से शादी कर लेती है और वहीं पे अपना घर परिवार बसा लेती है, वो भारत में नहीं आ रही, तो उसके बच्चे को अपन भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। जिसमें कहना है कि संशोधन की आवश्यकता पड़ी और एक संशोधन हुआ और संशोधन होता है 3 दिसंबर। दूसरा जो संशोधन होता है वो होता है 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे ना जो माता को भारतीय नागरिक है, माता भारतीय नागरिक है और विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। यदि बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे एक और काम करना पड़ेगा 2004 के बाद में, 3 दिसंबर 2004 के बाद में, यदि कोई भारतीय लड़की भारतीय नागरिक है और विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है, तो विदेशों में बच्चे को जैसे जन्म दिया और उस बच्चे को यदि भारतीय नागरिकता दिलवाना चाहती है तो उसे बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर उस बच्चे का भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जाकर के पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। और यदि उस बच्चे का पंजीकरण नहीं होता है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 वर्ष के भीतर भीतर उस बच्चे का भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने 2 तरीके नागरिकता को ग्रहण करने के देखे। सबसे पहला अपन ने देखा जन्म से संबंधित, और जन्म से संबंधित में देखा कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। कि भारतीय भूमि पर 26 जनवरी 1950 के बाद में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो भारतीय नागरिक माना जाता था। लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ और संशोधन करके एक बात जोड़ी गई, और संशोधन कब हुआ? नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। और इसमें एक बात जोड़ी गई कि भाई भारत में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी दंपति यहाँ पर आ गई, घूमने के लिए आई, पर्यटन के लिए, और यहाँ पे आकर के और बच्चे को जन्म दे रही है और उस बच्चे को भी हम भारत का नागरिक मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा अभी। और फिर संशोधन हुआ और संशोधन करके क्या कहा गया कि भाई हम उसी बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले उस बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे जिसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यदि माता पिता में से कोई एक भी भारतीय नागरिक नहीं है तो हम उस बच्चे को, चाहे वो भारतीय भूमि पर ही जन्म क्यों नहीं ले रहा हो, उस बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि भारतीय भूमि पर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसी बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे जिसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये बात है 1986 में जुड़ी हुई। फिर अपन ने नागरिकता ग्रहण करने का दूसरा तरीका देखा वंश परंपरा। और वंश परंपरा क्या कह रही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो शुरुआत में ये प्रावधान जोड़ा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। किस कंडीशन में? यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो, कोई एक, चाहे तो बाप हो या फिर माँ हो। तो फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ और नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और ये क्या कहते हैं कि भाई अब ना जो पिता की नागरिकता को नहीं मानेंगे, अब माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कि भारतीय मूल की लड़की यदि विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है, किसी विदेशी युवक से शादी कर रही है, तो हम उस बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे। तो 1992 में एक बात जोड़ी गई कि भाई विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर बाद में इसमें भी संशोधन हुआ कि भाई उसी माता के बच्चे को भारतीय नागरिक मानेंगे जिसको, यदि वो माता बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में अपना पंजीकरण करवा देती है, उस बच्चे का पंजीकरण करवा देती है, तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। और ये प्रावधान जोड़ा गया 3 दिसंबर 2004। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण उसे करवाना होगा, उसी बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अपना नेक्स्ट तरीके देखेंगे। तो देखो एक बार इनको वापस देख लेते हैं थोड़ा कि जन्म से संबंधित क्या प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि कोई बच्चा भारतीय भूमि पर जन्म ले रहा है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ कि भाई उस बच्चे को भारत का नागरिक मानेंगे जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो यदि माता पिता में से दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है तो उसको, चाहे वो भारतीय भूमि पर ही जन्म क्यों ले रहा हो, उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। उसी बच्चे को मानेंगे जिसके माता पिता में से कोई एक हो, तो उसको मानेंगे। फिर दूसरा तरीका अपन ने देखा वंश परंपरा। इसके तहत क्या था? वंश परंपरा के तहत कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो यदि माई और बाप, मतलब माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाता था शुरुआत में। लेकिन फिर इसमें भी संशोधन हुआ कि भाई विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब पिता को नहीं मानेंगे, माता यदि भारतीय नागरिक है और विदेशों में जाकर के जन्म ले रही है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर माता में भी संशोधन हुआ और माता से भी कहा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे को
बच्चे का यदि 1 वर्ष के भीतर भीतर यदि उसकी माता उसे भारतीय नागरिकता दिलवाना चाहती है तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में आकर के पंजीकरण करवाना होगा। और यदि 1 वर्ष के भीतर भीतर यदि पंजीकरण नहीं होता है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आगे पर तीसरा तरीका देखेंगे, वो पंजीकरण के तहत। तीसरा अपन जो तरीका देखेंगे, तीसरा तरीका है आपका पंजीकरण। और ये पंजीकरण का जो तरीका है ये विदेशियों के लिए है। पंजीकरण का जो तरीका है ये विदेशियों के लिए है कि भाई कोई विदेशी भारतीय नागरिकता को किस तरीके से ग्रहण करेगा, विदेशियों के लिए, विदेशियों के लिए। तो पंजीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है? तो सबसे पहले तो यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, इसमें कौन कौन से केस आते हैं पंजीकरण में? यदि कोई विदेशी महिला भारतीय लड़के से शादी कर ले तो उस महिला को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी? या फिर कोई विदेशी स्वेच्छा से ही भारतीय नागरिकता को ग्रहण करना चाहे तो किस तरीके से नागरिकता मिलेगी? तो ये जो तरीका है ये पंजीकरण के तहत नागरिकता उनको दी जाती है। तो ये सब बातें विदेशियों के लिए। तो सबसे पहले तो विदेशी व्यक्ति को विदेशी व्यक्ति को 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा, निवास करना होगा। उसे ना जो भारत में निवास करने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए कि भाई मैंने 7 वर्ष ना जो भारतीय धरा पर, भारतीय भूमि पर गुजारे हैं। फिर इसके बाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास में जाएगा, वहां पे जाकर के फिर वो जो फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद में पंजीकरण की तिथि से, जब वो पंजीकरण करवाएगा तो पंजीकरण की तिथि से, पंजीकरण की तिथि से लगातार 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा। जब वो पंजीकरण का फॉर्म दाखिल कर देगा तो फिर उसके बाद में उस व्यक्ति की 1 वर्ष का टाइम उसे और दिया जाएगा कि भाई तू यदि भारतीय नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो तुझे लगातार भारतीय भूमि पर रहना होगा। यदि आप एक भी दिन अपने हम वतन लौट जाते हो तो फिर आपको मान्यता नहीं मिलेगी। लगातार यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पंजीकरण की तिथि से लगातार 1 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। और यदि वो एक भी दिन भारत से गायब हुए बिना यदि भारत में रहता है तो फिर उस व्यक्ति को जो 8 वर्ष में, टोटल 8 वर्ष, पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा और फिर पंजीकरण की तिथि से लगातार एक भी दिन गायब हुए बिना आपको भारतीय भूमि पर निवास करना होगा। ये प्रक्रिया यदि दोनों शर्तों को पूरा कर लेता है तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पंजीकरण के तहत मिल जाती है, उस व्यक्ति का पंजीकरण कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन से केस आते हैं? तो इसमें जैसे जैसे आ जाएगी विदेशी महिला, विदेशी महिला, विदेशी महिला, विदेशी महिला जो किसी भारतीय लड़के से, जो किसी भारतीय युवक की जगह यहाँ पे आप व्यक्ति लिखो, अपने यहाँ पे महिला लिखा है तो वह महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है। इसमें इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सीमा हैदर। सीमा हैदर जैसे भारत में आई है तो उसे अब यदि भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसे पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। 7 वर्ष तक निवास करने के बाद में लगातार फिर वो पंजीकरण अपना फॉर्म भरेगी, फिर पंजीकरण की तिथि से भी फिर उसे 1 वर्ष का समय दिया जाएगा कि भाई 1 वर्ष तक तुम्हें भारत में लगातार निवास करना होगा। यदि वो इन दोनों शर्तों को पूरा कर लेती है फिर उस महिला को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कोई विदेशी जो स्वेच्छा से, कोई विदेशी जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता लेना चाहता हो,
जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता लेना चाहता हूं, भारतीय नागरिकता लेना चाहता हूं, भारतीय नागरिकता लेना चाहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने नागरिकता को ग्रहण करने के अब तक 3 तरीके पढ़े। सबसे पहला अपन ने देखा जन्म से, और जन्म में क्या लिखा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन फिर उसमें संशोधन हुआ कि भाई भारत की भूमि पर तो यदि कोई विदेशी दंपति आ गई और यहाँ पे बच्चे को जन्म दे रही है तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ी और एक संशोधन हुआ, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। और इस संशोधन के तहत एक बात जोड़ी गई कि भाई मतलब उसी बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और वो भारत की भूमि पर बच्चे को जन्म दे रही है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा तरीका अपन ने देखा वंश परंपरा, और वंश परंपरा में अपन ने क्या देखा कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो शुरुआत में ये प्रावधान जोड़ा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो फिर बाद में इसमें संशोधन होता है, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके तहत एक प्रावधान जोड़ा गया कि भाई माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब पिता को नहीं मानेंगे, माता का। यदि कोई माता, कोई भारत की कोई महिला विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन फिर बाद में इसमें भी संशोधन होता है और 3 दिसंबर 2004 से एक प्रावधान जोड़ा गया कि माता को भी एक काम करना होगा कि यदि विदेशों में जाकर के बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसे भारतीय वाणिज्य दूतावास में आकर के पंजीकरण करवाना होगा, और यदि पंजीकरण नहीं हुआ तो फिर उस बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि पंजीकरण हो जाता है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर अपन ने तीसरा तरीका यहाँ पे देखा पंजीकरण के तहत, और पंजीकरण का जो तरीका है विदेशियों के लिए है, और कोई विदेशी यदि भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे लगातार वो 7 वर्ष तक भारतीय भूमि पर रहने का अनुभव, 7 वर्ष तक भारतीय भूमि पर निवास उसे करना होगा, और फिर वो पंजीकरण करवाने के लिए जाएगा। फिर पंजीकरण जब उसका किया जाएगा उस तिथि से लगातार उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, और लगातार एक भी दिन गायब हुए बिना यदि भारतीय भूमि पर रहता है तो फिर वो इन दोनों शर्तों को पूरी कर लेता है तो फिर उसे पंजीकरण के तहत भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें टोटल समय की बात करें तो टोटल समय 8 वर्ष का लगता है, और लगातार वो 7 कितने वर्षों तक भारतीय भूमि पर रहने का अनुभव हो तो 7 वर्षों तक। पंजीकरण की तिथि का समय पूछे तो 1 वर्ष तक उसे भारत में रहना होगा, पंजीकरण की तिथि के बाद में। टोटल समय पूछे तो 8 वर्ष तक। इन प्रक्रियाओं से यदि कोई व्यक्ति गुजर रहता है तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाती है। इसमें विदेशी महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करना चाहती हो उस महिला को नागरिकता कैसे मिलेगी, तो इन तरीकों से होकर गुजरना होगा। और कोई विदेशी जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे इन तरीकों से होकर गुजरना होगा। अपन जो नेक्स्ट जो तरीका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौथा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन अब नागरिकता को ग्रहण करने का चौथा अपन तरीका पढ़ेंगे, और तरीका है नेशनलाइजेशन, देशीकरण। देशीकरण के तहत नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो देशीकरण के तहत यदि ये भी ना जो कहना कि विदेशियों के लिए कोई विदेशी व्यक्ति मान लो कि उसे भारत की भूमि पर 11 वर्ष तक उसने अपना समय व्यतीत किया हो, उसने 11 वर्ष तक यदि उसे भारतीय भूमि पर रहने का अनुभव हो तो फिर उस व्यक्ति को देशीकरण के तहत। और एक और शर्त है इसमें कि भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से यदि एक भाषा वो व्यक्ति बोलना लिखना सीख जाता है तो उस व्यक्ति को मतलब देशीकरण के तहत मतलब देशी व्यक्ति मान लिया जाता है, देश का व्यक्ति मान लिया जाता है, और उस व्यक्ति को ना जो भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। तो देशीकरण के तहत क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति को 11 वर्ष तक भारतीय भूमि पर निवास का अनुभव हो,
अर्थात आप ये बोल सकते हो कि देशीकरण के तहत नागरिकता लेनी है तो 11 वर्ष तक भारतीय भूमि पर रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि संविधान में उल्लेखित संविधान में उल्लेखित संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले विद्यार्थी इसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति जैसे विदेशों से यहाँ पे कमाने के लिए आया है और वो व्यक्ति 2 साल लगातार, एक बार गया फिर चला गया, फिर वो आया फिर 3 साल हो गया तो 5 साल हो गई फिर चला गया, फिर वो 5 साल हो गया तो फिर 10 साल हो गई फिर चला गया फिर आ गया, फिर उसे 1-2 वर्ष और हो गया, तो टोटल उसे कहीं ना कहीं 11 वर्ष का भारतीय भूमि पर रहने का अनुभव हो। और 11 वर्षों के दौरान यदि वो व्यक्ति भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बोलना लिखना ये सब कुछ, पढ़ना लिखना भारतीय भाषा में से एक भाषा, चाहे कोई सी भाषा हो, यदि एक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को देशी मान लिया जाता है। और वो व्यक्ति यदि भारतीय नागरिकता लेना चाहे तो उस व्यक्ति को देशीकरण के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। यदि इन दोनों शर्तों को यदि कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है कि यदि कोई व्यक्ति 11 वर्ष तक भारतीय भूमि पर निवास करने का अनुभव हो और भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से एक भाषा का यदि उस व्यक्ति को ज्ञान है तो उस व्यक्ति को देशीकरण के तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो नेक्स्ट जो तरीका है पहले विद्यार्थियों वो है आपका भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का जो तरीका है ये क्या होता है? तो भूमि अर्जन का जो तरीका है, यदि अपन किसी दूसरे देश की कोई किसी भूमि को, किसी क्षेत्र को भारतीय परिसर में मिला रहे हैं और उस भूमि पर पहले से ही कुछ व्यक्ति निवास कर रहे हो, तो यदि आप उस भूमि को भारतीय परिसर में मिला रहे हो तो व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि आप भूमि को भारतीय परिसर में मिला रहे हो दूसरे देश की को, तो उस भूमि में निवास कर रहे लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। इस तरीके से भी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यदि किसी दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र को, दूसरे राष्ट्र के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, भारत में मिलाया जाता है, तो उस भूमि पर पहले से निवास कर रहे, तो उस भूमि पर पहले से निवास कर रहे लोगों को, पहले से निवास कर रहे लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो पहले विद्यार्थियों अपन ने भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने के 5 जो तरीके थे, 5 तरीकों के बारे में अपन ने पढ़ा है। सबसे पहला अपन ने पढ़ा है जन्म से, और जन्म में क्या लिखा पड़ा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर उसमें संशोधन हुआ, और संशोधन हुआ 1986 में, और संशोधन में क्या बात बोली गई कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर अपन ने देखा दूसरा वंश परंपरा, और वंश परंपरा में अपन ने देखा कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा, और यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो। फिर इसमें संशोधन होता है 1992 में, और 92 में एक संशोधन करके एक बात जोड़ी गई कि भाई विदेशों में जन्म लेने वाले उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसकी माता यदि भारतीय नागरिक है तो।
फिर माल्टा में भी एक संशोधन हुआ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि विदेशों में कोई महिला, भारतीय महिला जाकर के विदेशों में जन्म ले रही है तो उस बच्चे का 1 वर्ष के भीतर जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। फिर अपन ने देखा पंजीकरण के तहत, और पंजीकरण में क्या देखा कि उस व्यक्ति को 7 साल तक, पंजीकरण का जो नियम है विदेशों के लिए है, उसे 7 वर्ष तक भारतीय भूमि में निवास करना होगा। फिर पंजीकरण की तिथि से लगातार 1 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। इसमें कौन कौन से केस आते हैं, जैसे कोई विदेशी महिला भारतीय युवक से शादी करना चाहती है और वो भारतीय नागरिकता लेना चाहती है तो वो केस इसमें आएगा, और एक विदेशी जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो वो केस भी इसमें आएगा। फिर अपन ने देखा देशीकरण, और देशीकरण में क्या था, यदि किसी व्यक्ति को 11 वर्ष तक भारतीय भूमि पर निवास करने का अनुभव हो और उस संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है। भूमि अर्जन में क्या है, यदि किसी दूसरे राष्ट्र के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तो उस भूमि पर पहले से निवास कर रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके देखे हैं। अब अपन लोग देखेंगे कि नागरिकता का अंत कैसे होता है, फिर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से और 11 तक है, उन सभी के बारे में भी देखेंगे। अब अपन लोग देखेंगे कि नागरिकता को समाप्त करने के तरीके, नागरिकता कैसे समाप्त होती है, उन तरीकों के ऊपर बात करेंगे। नागरिकता समाप्त होने के तरीके, नागरिकता समाप्त होने के तरीके। नागरिकता समाप्त होने के तरीके, तो नागरिकता के समाप्त होने के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन लोग तरीकों के ऊपर बात करेंगे, और तरीकों में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा जो तरीका है स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करने का। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है, नागरिकता का त्याग करने पर, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाह रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूं उस देश की नागरिकता, तो उस नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाएगी त्याग करने पर। और तीसरा जो तरीका है संसद द्वारा छीनने पर, संसद द्वारा छीनने पर, संसद द्वारा छीनने पर। अब संसद क्यों छीनेगी, कौन कौन से कारणों के ऊपर संसद छीनेगी, इनके ऊपर भी अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा यदि कोई भारतीय व्यक्ति यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करने पर, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मन से भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है संसद द्वारा छीनने पर, संसद किन परिस्थितियों में नागरिकता को छीनेगी, तो ऑप्शन पर है संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर। यदि कोई व्यक्ति संविधान के नियमों को, संविधान के कर्तव्यों को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को संसद छीन सकती है, समाप्त कर सकती है संविधान का उल्लंघन करने पर। दूसरा है युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र का साथ देने पर, युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र का साथ देने पर। यदि
दो राष्ट्रों के बीच में अपने देश का किसी अन्य राष्ट्र के साथ में युद्ध चल रहा है और कोई भारतीय व्यक्ति अपनी भारतीय गोपनीयता को दूसरे देश को जाकर के बता रहा है, उसका साथ दे रहा है कि भारतीय कर रहा है। तो यदि युद्ध के समय कोई व्यक्ति शत्रु राष्ट्र का साथ दे रहा है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को भारत छीन सकती है, संसद छीन सकती है, समाप्त कर सकती है। और तीसरा, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने पर, 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहने पर, यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से अधिक समय हो गया और वो विदेशों में गए हुए और भारत देश में नहीं लौटा तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो लगातार 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं नागरिकता को ग्रहण समाप्त करने के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आपने देखा, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करने पर, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत देश की नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका था संसद द्वारा छीनने पर। संसद किन किन परिस्थितियों में नागरिकता को छीनेगी? तो सबसे पहला है संविधान का उल्लंघन करने पर, यदि कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र का साथ देने पर, यदि अपने देश का झगड़ा किसी दूसरे राष्ट्र से चल रहा है, कोई भारतीय व्यक्ति अपनी गोपनीयता को दूसरे देश को जाकर के बता रहा है कि भारत क्या क्या कर रहा है, इन सभी बातों को उस देश का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की नागरिकता को भी समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहने पर, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर रह रहा है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को भी संसद है ना जो समाप्त कर देगी, ऑटोमेटिक उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 7 वर्ष की है। 7 वर्ष तक विदेशों में रह सकता है, लेकिन 7 वर्ष होते हैं उसे तुरंत भारत देश में लौट आना चाहिए। यदि वो नहीं आता है तो फिर उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ये प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो पहले विद्यार्थियों अपनी नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके पढ़े, अपनी नागरिकता को समाप्त करने के तरीके पढ़े, और अब अपन लोग देखेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अपन लोग नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेदों का वो अनुच्छेद 5 से लगाकर और 11 तक है। अपन एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये और बता दूं कि 26 नवंबर 1949 के दिन जब भारत देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस दिन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। तो अपन लोग अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अपन लोग पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों की अपन लोग बात करें तो ये अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और एक और बात ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। संबंधित कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और हमारे देश का आंशिक संविधान लागू कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो आंशिक संविधान लागू हुआ था उसमें ये अनुच्छेद ही जोड़े गए थे नागरिकता से संबंधित, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हुआ था। भारत से लोग पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे थे, तो ये मसला खड़ा हो गया था भाई किस व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा, किसको पाकिस्तान का माना जाएगा। तो इस कारण से इन अनुच्छेदों को जल्दी से जल्दी लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। अपन लोग सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5।
और प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 में भारत में जन्म लेने वाले भारत में जन्म लेने वाले भारत में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है। और अपन ने देखा है कि भाई भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन इसमें संशोधन में एक बात जोड़ दी गई थी, माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये बात यहाँ पे जोड़ी गई है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो भारत देश में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 में, और इसमें एक बात जोड़ी गई कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आए हुए पाकिस्तान से भारत में आए हुए पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। 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 पहले विद्यार्थियों, अपन ने अभी तक 2 अनुच्छेद देखे हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान, इसमें उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। पाकिस्तान और अनुच्छेद 6 में देखा पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। आगे अपन लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत से पाकिस्तान गए हुए भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। लोगों की नागरिकता का प्रावधान 5 में तो है भारत में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान, 6 में है पाकिस्तान से भारत में, और 7 में है भारत से पाकिस्तान में गए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अब आ जाओ अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में लिखा पड़ा है विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान। बच्चे की नागरिकता का प्रावधान। और अपन ने विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता के प्रावधान के बारे में वंश परंपरा में पढ़ा है, माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये बात आपने देखी, माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। माता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये बात अपने देखी, होना जरूरी है। और नागरिकता से ही पालनी पड़ेगी। यदि उस माता को अपने बच्चे को नागरिकता दिलवानी है तो उसे बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण भी करवाना होगा। अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 9 में साफ साफ लिख रखा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
आगे अपन लोग देखें तो अनुच्छेद 10 है, और अनुच्छेद 10 में प्रावधान है कि संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, कि ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है कि संसद है ना जो भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दे। और यदि भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर भारत देश का नागरिक ही कौन होगा? तो संविधान में साफ साफ लिखा पड़ा है कि संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे अपन लोग देखें कि अनुच्छेद 11, और प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 11 में प्रावधान लिखा पड़ा है कि संसद नागरिकता ग्रहण करने तथा समाप्त करने से संबंधित कानून बना सकती है। समाप्त करने से संबंधित कानून बना सकती है, तो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने देखा कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले अपन ने देखा अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, और उसमें एक बात जुड़ेगी कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 6, और अनुच्छेद 6 में अपन ने देखा कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 7, और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान में गए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि 5 में है ना जो भारत देश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, 6 में पाकिस्तान से भारत में आए हुए, और 7 में भारत से पाकिस्तान में गए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। 6, 7 में पाकिस्तान और भारत से संबंधित है। अब और 8 और 9 है विदेशों से संबंधित। 8 में क्या है विदेशी नागरिकता ग्रहण हो, विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 में विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। 9 में क्या है विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इस बात का प्रावधान है। तो 8 और 9 में कहीं ना कहीं विदेशों से संबंधित बातें हैं। अब आ जाओ 10 में, और 10 में क्या है कि संसद द्वारा भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें संसद भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दे। और जाहिर सी बात है कि भारतीय लोगों की नागरिकता कोई संसद छीन लेगी तो फिर इस देश का नागरिक ही कौन होगा? तो ऐसा कोई कानून भारतीय संविधान में नहीं है कि भारतीय लोगों की नागरिकता को समाप्त किया जा सके, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। ये बात इसमें लिखी पड़ी है। और 11 में लिखा पड़ा है कि भाई नागरिकता को संसद है ना तो नागरिकता को ग्रहण करने और समाप्त करने के तरीकों से संबंधित कानून बना सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये नागरिकता से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है, और आपको मुझे आशा है कि ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।